इनको समझना पड़ेगा कि पूरी टीम इस लिहाज से बिल्ड नहीं की जा सकती अराउंड बाबर एंड रिजवान। अगर आप ये करोगे ना तो मसला ये नहीं है कि आपका मैच हार जाओगे या टूर्नामेंट हार जाओगे, वो शायद जीत भी जाओ, आप पूरा T20 सर्किट बर्बाद कर लोगे अपना। बात ये है कि दुनिया कहां जा रही है, आप बच्चों को क्या दिखा रहे हो कि गेम किस तरह होती है। देखिए जिस तरह मिसबा ने बेड़ा गर्क कर दिया ना पाकिस्तानी टीम का, मतलब वो आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया कि यार यहाँ पे मेरे और अजहर अली टाइप के लोग चलते हैं तो तुम वैसे हो तो आ जाओ टाइप सीन। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं सर आप यूं सर स्लीव्स ऊपर करें, क्यों है सर? सर एनीथिंग बट मुस्बत। मैं तकरीबन रोने वाला हूँ सर क्यों? सर। नादरा ने मेरी बहन डिलीट कर दी है। सर क्या क्या हो गया? सर मैं फेज 4 में आज गया, एग्जीक्यूटिव नादरा हाँ। बहन जो है वो कुछ अरसे के बाद आई है अच्छा। पाकिस्तान, तो उसका आईडी कार्ड रिन्यू कराना था, तो वो काफ़ी अरसे से रिन्यू नहीं हुआ हुआ। ओके। तो वहाँ हम गए हैं तो पता लगा है कि बहन डिलीट हो चुकी है। उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसके पास आईडी कार्ड मौजूद है पुराना चिप वाला। पता नहीं कौन सा, मैंने ये नहीं गौर किया, लेकिन उसमें रिकॉर्ड ही नहीं है। और उनको कहा कि अच्छा तो हम साथ ना, वो उसके पास फोन में वो भी था उसका बर्थ सर्टिफिकेट और ये वो, तो उन्होंने कहा ये देख लें, पासपोर्ट देख लें, वीजा देख लें। उन्होंने कहा जी नहीं आप कुछ भी दिखा दें, आप हमारे पास हैं ही नहीं। है ही नहीं आप। और फिर उन्होंने कहा जी कि आप चले जाएं अकबर चौक, वहां से अगर डाटा रिट्रीव हो जाए तो हो जाए, वरना आप नहीं है। सो इस वक्त सर अगर किसी ने गैर कानूनी काम करवाना है तो मेरी बहन के थ्रू हो सकता है, क्योंकि सर आप कुटने लगे हैं मेरे ख्याल में। क्योंकि ना उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो गिरफ्तार भी नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। वाह। अच्छा बल्कि उधर एक और भी चीज हुई कि जब उन्होंने कहा ना कि ये तो आप तो है, उन्होंने मॉनिटर सर आप एक कर एपिसोड दिया। के लिए बुला लें, कुछ हम जो नहीं कह सकते चीजें वो कह दें, सब मजा आ जाएगा। और उन्होंने इधर कर दिया, उन्होंने कहा जी देख लें, ना इनका थंब से निकल रहा है, ना इनके डेट ऑफ बर्थ से निकल रहा है, ना इनके आईडी कार्ड से निकल रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे उधर एक ब्रिलियंट आइडिया आया, मैंने कहा यार ये भी तो हो सकता है कि जो इन्होंने आईडी कार्ड रखा हुआ है जो आपको दिया है ये 2 नंबर हो, इसी वजह से आपके पास डाटा नहीं है, इसको गिरफ्तार कर लो। अच्छा मेरा ये ख्याल था कि शायद अकबर चौक का चक्कर बच जाए, हाँ। गिरफ्तार करके ले के जाएंगे, गिरफ्तारी डालनी होगी, कोई डॉक्यूमेंट पैदा करेंगे, रिकॉर्ड निकल आएगा। उन्होंने कहा जी हमने गिरफ्तार भी नहीं करना, आप अकबर चौक ही जाए, आप है ही नहीं। आप नहीं है। वाह सर आप ये वाली शर्ट पहन के गए थे, एक और थी? मैं यही सर फुल मैं पेट्रियोटिक आप तो गया था। पेट्रियोटिक गए थे, मैं यही देख रहा हूँ, और फिर भी आपका काम नहीं हुआ सर। नादरा की ये चीज़ें सुनने में आती रहती हैं, इस किस्म की वाहियात चीज़ें, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत मुमकिन है कि उनका आईडी कार्ड जब चिप वाले आए थे ना, जब डेटा सारा फॉर्मलाइज हुआ था हमारा, तो उनका आईडी कार्ड अगर तो उससे पहले वाला है ना, तो फिर शायद उन्होंने उसको रिन्यू करवाया नहीं। तो ये हो सकती है एक चीज़। लेकिन अगर ये भी है, फर्ज करें, तो इन्होंने लाइफ टाइम आईडी कार्ड जो है, आपको पता है ना, एक आफ्टर सर्टन एज 70 के बाद आपका जो उस वक्त आईडी कार्ड बनेगा वो फिर उसके नीचे एक्सपायरी नहीं होती, लाइफ टाइम होता है फिर वो। तो इन्होंने, मुझे पता है ये चिप से पहले वाले कार्डों में भी लाइफ टाइम देते होते थे। तो वो सारे लोग जो हैं उनका पुराने कार्ड का डेटा तो होगा ना, अगर लाइफ टाइम के लिए रखा हुआ उनको। नहीं वैसे भी वो 70 की नहीं है। हाँ नहीं, मैं जिसको कह रहा हूँ कि डेटा तो होना चाहिए ना। अच्छा इसके अलावा एक और बहुत शुगल है उधर। सो हुआ ये सर कि उनकी सिटीजनशिप पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी भी है, आईडी कार्ड कैरी करती है, बाहर की भी है। बाहर की? हाँ सर हुआ पता क्या है, मेरा अपना ख्याल है कि बाहर की सिटीजनशिप है ना, जब उनकी वो फाइनलाइज हुई है ना, और यहाँ उन्होंने नाइकॉप शायद नहीं बनवाया, नहीं तो ये वाला मसला शायद हुआ, फिर उनको सिस्टम से उन्होंने इस वजह से आउट किया, क्योंकि ये आपस में भी डिटेल शेयर करते हैं ना। लेकिन पैदा तो हुई है ना, मतलब कभी पैदा तो हुई होगी टाइप सीन, वो है रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन वो नहीं मानते, वो नहीं मान रहे। अच्छा ये बर्थ सर्टिफिकेट की भी आपको बड़ी मजेदार कहानी सुनाऊं कि वो ये जब बहुत पुरानी बात है कि जब इसने जाना था बाहर, तो वो कोई बर्थ सर्टिफिकेट में और जो बाकी सारी ट्रांसक्रिप्ट थी उनमें डेट ऑफ बर्थ का रौला आ रहा था। सो हम गए, हम फैसला करना था कि सारे रिकॉर्ड ठीक कराने हैं या बर्थ सर्टिफिकेट ठीक कराना है। तो हम बर्थ सर्टिफिकेट ठीक कराने चले गए। तो वहाँ जब गए तो उसको बंदे को कहा कि यार इस तरह ये दोनों में फ़र्क आ रहा है तो उसको करना है। तो उसका पहला सवाल था कि कितने साल छोटा करना है। तो उसको बताया कि यार नहीं छोटा नहीं करना, 4 दिन बड़ा करना है। उसने कहा है ये क्या बात हुई, उसको समझ नहीं आई, लेकिन उसको लगा कि ये तो बहुत कुछ संगीन मामला है। खैर उसने कर दिया। सर उस बंदे ने रिश्वत भी नहीं ली। वाह। उसने कहा कि यार
जो काम है कम कराने के पैसे होते हैं, बढ़ाने के पैसे नहीं होते। सर बेहतरीन ये आपने बताया। लोग इसका मतलब ख्वातीन करवाती हैं इसके सर मर्द भी करवाते हैं, क्रिकेटर्स भी करवाती हैं, अंडर 19 खेलनी होती है सर, 25 साल की उम्र तक। टेक्निकल वजूहत की वजह हाँ। सर मुझे इस तरह से इस चीज का एक हद तक अंदाजा है कि ना जो एचसन कॉलेज है सर हम आप मुझे लेंगे सर, वो ये कि उधर आपको दाखिला लेने के लिए ना एक सर्टेन एज का होता है जो आपको होनी पड़ती है। इसका मतलब महीने बड़े काउंट करते हैं कि आप किस महीने में पैदा हुए और किस साल में पैदा हुए तो किस क्लास में जाएंगे। तो एक ज़माने में लोग जो हैं उस एजसन के लिए, अब मुझे नहीं पता होता है नहीं होता, बड़ा मुश्किल होगा करना, बट वो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही चेंज करवा लेते थे कि वो एक साल मतलब बड़े हैं छोटे हो जाएं और उस तरह हो जाए। और लेकिन उसका भी तोड़ जो है वो एचसन कॉलेज ने निकाला कि आपका एक डेंटल एग्जाम होता है एचसन में दाखिल होने से पहले, ताकि पता चल जाए कि एज, और उसकी और कोई वजह नहीं है। वो ये है कि आप अगर एक साल बड़े हैं तो और आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ आ रहे हैं जो आपसे एक साल छोटे हैं, तो आपका ज़ाहिर है एकेडमिक कैलिबर उनसे ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए करते हैं। और लोग इस मामले में मुझे अच्छी तरह याद है कि अपने पासपोर्ट के अंदर और नादरा के अंदर ये काम करवाया करते थे। अब बहुत मुश्किल हो गया ऑब्वियसली। अच्छा, ये हमारे दौर में ना एक होता था, पता नहीं उसकी वो कितना को था एक्यूरेट, लेकिन क्रिकेटर्स का ये अंडर 19 वालों का करते होते थे रिस्ट टेस्ट, हाँ वो भी उसका और उस पे बताते होते थे एज। वो आई एम श्योर कोई बहुत एक्यूरेट नहीं होता होगा। हाँ मतलब सर यहाँ पे तो हमने 12-12 13 लोगों इतनी इतनी कलाई होती है उनकी, ये भी देखा है हमने। अच्छा, आज एक और चीज हुई ना, जो हमारे 6 घंटे जाया हुए नादरा में, उसमें से जो हम अंदर बैठ के जाया हुए वो तो चलो ठीक है क्योंकि रश था, फाइन। जो बाहर जाया हुआ है ना 3 घंटे, उसमें बड़ा मुझे दुख है, और वो दुख मैं उस पर लड़ा भी। और उसकी वजह ये है कि मैं गया, बाहर तक लाइनें थी, तो मैंने कहा जी कि टोकन दे दें। उन्होंने कहा जी टोकन नहीं, टोकन तो आपको मिलेगा अंदर जाके, अभी आप लाइन में लग जाए। टोकन लेने की भी लाइन थी? हाँ। वाह। तो हम लाइन में लग गए। अब वो जो आ रहा है वो कोई इधर से घुस रहा है, कोई आगे से घुस रहा है, कोई, और वो जाहिर है वो जो उधर गार्ड खड़े हैं, वो गार्ड कितना को ख्याल रख सकते हैं, और वो गार्ड्स ने कोई कैमरे तो नहीं लगवाए हुए, और वैसे भी गार्ड बेचारा जो है वो किस तरह किसी से जाके लड़ पड़े कि तुमने लाइन तोड़ी है या जो भी किया। अच्छा, मुझे उसमें वाट ये चढ़ा कि मैं फिर अंदर घुस गया और मैंने कहा जी कि आप ये क्यों लाइन वाला चक्कर है, मतलब ठीक है कि रश है, जो भी आ रहा है आप उसको टोकन पकड़ाएं, वो बाहर फिर जहाँ मर्जी खड़ा हो और जैसे। अच्छा, उन्होंने कहा जी नहीं, वो टोकन फिर ना इधर वो होता ही है कि लोग नहीं आते, टोकन ले लेते हैं और आते नहीं हैं। तो मैंने कहा फाइन, कोई मसला नहीं, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट पे अगर बंदा नहीं अपेयर हुआ तो आप टोकन चला दें, जिस तरह बैंक में होता है। नहीं, वो असल में हुआ ये था कि यहाँ पे ना टोकन बिकने शुरू हो गए थे, पहले बाहर होते थे टोकन, बिकने शुरू हो गए कि कोई और लाइन में आगे खड़ा है, उसने पैसे लिए दे दिए। तो मैंने कहा फिर ये कम बड़ा मसला है, ये ज्यादा बड़ा मसला है कि बाहर गार्ड की भी लड़ाई हो सकती है, मेरी भी किसी से लड़ाई हो सकती है, उसकी वजह ये कि कोई मेरे सामने लाइन तोड़ के आ गया है। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ी किसी ने नेक नियति से ये फैसला किया होगा, एकदम से सब कुछ ठीक चल रहा होगा, किसी दिन एक बाबे को पता लगा होगा कि वहां पे तो टोकन बिक रहा है, उसने ना उसी वक्त सवाब कमाने की नीयत से वो आया होगा कि यार ये तो बंद करो ये तो। और अब उधर लोग खज्जल हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सिर पाड़ रहे हैं। सर यहां पे ना बाबों को, क्योंकि आपने दे दिया है ना फैसला साजी, आप सोचेंगे जो 60 साल के हैं, इनकी पीक जवानी जियाउल हक के दौर में गुजरी है, ये बेचारे गैर इरादी तौर पे ज़हनी मरीज हैं इनको आपने कहा मुल्क चलाओ, सर यही तमाशे होने हैं। तमाशे होने सर। और देखिए एक जो टोकन का सिस्टम है ना, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है और इसमें लोग तमीज में रहते हैं और ठीक रहते हैं। बैंकों में चल रहा है ना, हर जगह चल रहा है, पासपोर्ट दफ्तरों में चल रहा है, नादरा में क्यों नहीं चल सकता? ये मैं आपने जो बात की, ये मैंने बड़ी जगह एक्सपीरियंस की है, और कुछ नादरा की अच्छी ब्रांचेस भी हैं और कुछ जैसे आप कहने बोलिए सर ये लाइन कटिंग जो है ना, लेकिन ये एक कौमी खेल है, इसका एक बहुत बड़ा मसला है। और ये मेरे साथ कहाँ हुआ ऑफ ऑल द प्लेसेस, जब मैं अभी उम्रे से वापस आ रहा था, तो रियाद में जो एयरपोर्ट से जब मैं वापस आ रहा था, तो वो होता है कि यार वो नहीं सॉरी जद्दा, तो वहाँ पे जो वो जमजम आप बाहर से आप ले सकते हैं, तो वहाँ आप जितने पासपोर्ट दिखा दें उतने वो 1-1 गैलन के पैकिंग होती है। बड़ा उन्होंने अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम है, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा, लाइन फर चलती है, क्योंकि वो देखते हैं यार इतने पासपोर्ट में इतना ज़्यादा चेक भी नहीं करते कि वीज़ा दिखाएं, अच्छा आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, वो कहते हैं पासपोर्ट इतने रसीद देते हैं, 12 रियाल का मेरे ख्याल में गैलन है, आप लेके वहाँ से निकल जाए। सर मैं लाइन में खड़ा हूँ शरीफ आदमी की तरह, जान के हम जल्दी पहुंचे, हम एक ग्रुप थे, 15 लोग थे, हम पहुंचे, तो मैं लाइन में आराम से खड़ा हूँ, टाइम लेके ताकि मैं ये काम करके जाऊँ ये वाला। सर एक बंदा यूं है, आगे आगे आ गया, अब देखने में वो लग रहा था फॉरेनर,
कोई उज़्बेकी या अज़रबैजान या कहीं और का ना बड़ा गोरा चिट्टा इस किस्म का बंदा। मैंने कहा यार, मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैंने कहा कि मैंने कहा चलो यार कुछ जल्दी होगी है, वो बड़ी जल्दी में था, उसने मेरी तरफ हालांकि देखा नहीं, बहुत जल्दी में था। और बातचीत सारी होगी तो मैंने कुछ कहा नहीं। सर जैसे ही उसने अपनी बोतलें पकड़ी ना, उसने कहा वो मिल गया ने बोतलें, चलो अंदर चलो चलो सारे चलो। सर उसने ठेठ पंजाबी में चलो, मैंने कहा यार है तौबा। बिल्कुल सर, वो हमारी यहाँ का बंदा था। और ये लाइन कटिंग जो है, ये हमें बहुत दिल होता है ये करने का, क्योंकि हम यहाँ जाके बस फिट हो जाते हैं और फिर हमें हम तैयार होते हैं कि यार फड्डा हो गया तो हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा। सर ये मेरे साथ भी हुआ रियाद में, और वहाँ पर ये पानी लेते वक्त नहीं, जिस वक्त हम फ्लाइट की लाइन में लगे हैं ना, तो एक तो वैसे ही फ्लाइट कोई 7 घंटे लेट थी। जी अमन। अच्छा, दूसरा ये कि वहाँ पे इसी तरह ये चल रहा, लोग एक दूसरे को काट रहे। अच्छा, मैं भी वैसे उस दिन जो है कोई मतलब हमारा जो ग्रुप था ना, वो भी ज़रा रूथलेस हुआ हुआ था, और मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। लेकिन हमारी थोड़ी सी एक वजह ये थी कि एक साथ बीमार खातून भी थी, तो हमें था कि जल्दी जल्दी लाइन में से निकल जाए। लेकिन बहरहाल ये कोई वजह नहीं है। खैर, उसमें बाकी सारे भी यही कह रहे थे। मैं सिर्फ एक चीज़ पे बार बार परेशान हो रहा था कि यार जहाज़ ये हुन ਜਦੋਂ आ गया तो लेके ही जाएगा टाइप सीन, तो अब इसमें क्या ज़रूरत है कि 5 मिनट जल्दी किया और 15 मिनट लेट किया। लेकिन अब मुझे उसकी बिल्कुल लॉजिक समझ में आती है, क्योंकि सबको पता है कि हो सकता है पीआईए ने छोटा जहाज भेज दिया हो, सिर्फ पहले 200 ही जा सके, बाकी ना जा सके। तो ये सर ये भी होता है। इस दफ़ा पहली दफ़ा मेरे साथ ज़िंदगी में ये हुआ कि एक हम बैठे हुए वेटिंग एरिया में, बंदा आ गया टैग लेके सऊदी एयरलाइन का कि जी आपके हैंड लगेज कहाँ है, और उसने पकड़ लिया मेरा हैंड लगेज मेरे हाथ से, उसने टैग लगाना शुरू। मैंने कहा क्या कर रहे हैं भाई? कहते सर ये जहाज पर ही जहाज से चेक इन होगा। मैंने कहा क्यों? सर बस चेक इन होगा, जगह नहीं है जहाज के अंदर। मैंने कहा बंदा ही नहीं बैठा जहाज के अंदर, क्या आपको कैसे पता है? नहीं सर ये आप अभी करवा दें, आपका टाइम बच जाएगा, जहाज के ऊपर जब पहुंचेंगे आप वो गेट से आपका सामान ले लेंगे। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। जब हम गेट पे पहुंचे हैं, वही बंदा खड़ा हुआ था, मुझे यूं देख रहा क्या सी ना मैं, और उसने टैग लगाया और मेरा हैंड कैरी जो उसने चेक इन कर दी। और ये मुझे समझ नहीं आई इस बात की। लेकिन अपेरेंटली जब अब वो जो आबिद आजम की बोतलें वगैरह होती हैं, सब कुछ होता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और उनका वेट नहीं काउंट होता। तो वो को उस तरह से मैनेज करते हैं, सो कुछ लोग अपने हैंड लगेज में ले जाते हैं। मुझे उसने लॉजिक समझाने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आई। बट पहली दफा सर भाई का जिंदगी में हैंड कैरी गेट से चेक इन हुआ। ये अच्छा, ये इस पे ना कोई पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। और ये इस मसला सिर्फ हमारा नहीं है, बड़े बड़े, वैसे तो खैर अब किसको महज़ब कहें मुल्क और किसको ना कहें, क्योंकि आफ्टर द ये पैलेस्टीनियन थिंग अब महज़ब मुल्कों को भी महज़ब कहते हुए आप घबराते हो। लेकिन जर्मनी शर्मनी फ्रांस ये हमारे साथ इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक जहाज़ पे चढ़े हैं तो वो साथ गिटार है, तो हैंड कैरी हम कर रहे हैं। एक जहाज पे चढ़ने लगे हैं तो कह रहे हैं इसको बुक कराओ, ये हैंड कैरी में नहीं जाएगा। भाई वाजे करो पॉलिसी कि जाएगा नहीं जाएगा। नेक तोड़ दोगे आप गिटार की तो फिर क्या होगा? आप पे करोगे, मैं पे करूंगा, क्या होगा? कोई एक चीज पक्की होनी चाहिए। वैसे गिटार जो है उसका तो देखे ना असूल है बड़ा सिंपल सा। अगर आप हैंड कैरी कर सकते हो आप सॉफ्ट केस लेके जाते हो, इजी टू कैरी होता है। अगर आप नहीं नेक कैरी कर सकते बुक करना तो हार्ड केस लेके जाते हो, क्योंकि वो हैंडलर जो है वो तोड़ दे, तो आप दोनों तरफ से फंस गए। बस सर ये बड़े मसले नादरा वाला मैं चाहता हूँ कि आपका मसला जल्द से जल्द हल हुए और उसके अंदर हम सर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। थैंक यू सर। दूसरा आ जाते हैं जो कल के दिन चीज़ें हुई। असल में हम ये जो हम आज शो कर रहे हैं ये हमने कल करना था, लेकिन कल वाला शो हम निकाल ही नहीं सके क्योंकि इंटरनेट बंद था। अब सर इसकी बहुत आदत हो चुकी है इंटरनेट बंद होने की। अजीबोगरीब वजूहात बयान की जाती हैं कि जी सिक्योरिटी है, होगी। ये तो नहीं हो सकता ना कि सिक्योरिटी जो 8 तारीख को थी, 8 फरवरी को, अभी तक वही सिक्योरिटी जो है वो हमसे काबू नहीं हो रही, तो इसलिए फ़ोन बंद करने पड़े। इस दफ़ा इन्होंने थोड़े जो पीटीए वाले हैं ना, उन्होंने अपने मसल्स फ्लेक्स किए हैं। ये मेरी थ्योरी है कि वो ये दिखा रहे हैं अवाम को कि जी हम जो है ना, हम आपकी जो ये बार्स हैं फ़ोन के ऊपर जाती हैं और 3G 4G LTE जो भी लिखा आता है, ये हमारे कब्जे में है सारा कुछ, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। कल उन्होंने जो फ़ोन बंद किए, उन्होंने कहा फ़ोन शोन कर लो, इंटरनेट नहीं देंगे आपको। कभी ट्विटर बंद हो जाता है, कभी ट्विटर थोड़ी देर के लिए खुल जाता है। अभी हमारे किसी शख्स ने कमेंट किया हुआ था हमारे पिछले एपिसोड के ऊपर कि जी ट्विटर घंटे के लिए खुलता है। पता नहीं उसको कैसे पता घंटे के लिए खुलता है। और जब इनका मूड करते हैं ये मुकम्मल बंद भी कर सकते हैं।
तो पीटीए बेसिकली मेरे ख्याल में ये लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, हम ना जो मर्जी करना चाहे हम कर सकते हैं। और अवाम जो है जाहिर है तंगी हुई लोगों को, शुक्र है फोन शोन थे कि आपसे आपस में राब्ता हो जाए, लेकिन फिर ये किस किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट थी जिसके अंदर सिर्फ इंटरनेट का ही मसला था? मतलब क्या इशू था कि मिस्टर बीस्ट ने धांधली कर लेनी थी, हाँ इंटरनेट इसलिए बंद है? समझ नहीं आई सर मुझे सारी चीज। ये जो है ना, अगेन ये जिसने इनको मशवरा दिया था उसको ढूंढा जाए सर और ये उसकी पोस्टर लगाए जाएं दीवारों पे, और ये फैसला किया जाए कि आइंदा इस बंदे से कोई मशवरा ना करे, बात ही ना करे। बात ही ना करे। उसकी वजह ये है कि कल हो सकता है कि इंसानी तारीख के सबसे शफाफ तरीन इलेक्शन हुए हों, लेकिन कोई मानेगा ही नहीं। उसकी वजह ये है कि आपने इंटरनेट बंद कर दिया, शकूक व शुबहात पैदा हो गए। किसने मशवरा दिया था? अगेन सिक्योरिटी का अब ये सेफ्टी का बहाना लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यार मोबाइल नेटवर्क तो चल रहे थे, तो फोन का क्या प्रॉब्लम, वो इंटरनेट का क्या प्रॉब्लम था? ये बहुत ही अजीब लोग हैं। अच्छा, इस पे आप जब भी अगेन करोगे ना कि जी ये कुछ करने का तरीका है, अब दुनिया में क्या हो रहा है, वो हमारी शिजा फातिमा साहिबा है मेरे ख्याल में, वजीर मुमलिकत ये आईटी की, ख्वाजा आसिफ की भी कुछ रिश्तेदार हैं वो। बिल्कुल, उनका बयान आया है कि जी इंटरनेट बंद करने से इतना फर्क नहीं पड़ता, वावेला ज्यादा मच जाता है। आईटी सेक्टर हमारा सेफ हाथों में, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना, इनको ये जो भी सारे मशवरे देता है उनकी ना एक खास पीछे लॉजिक भी होती है, और वो लॉजिक अगेन आप किसी यंग बंदे से पूछेंगे ना, वो इस किस्म की कोई बात नहीं करेगा। ये जो 60+ बाबे हैं ना, इनका ये होता है कि नहीं देखें कि वो ये भी तो यंग ही हैं। ये हैं यंग, लेकिन ये मतलब ये देखिए ना सर, इनके पास है सारा विजडम ख्वाजा आसिफ का। वाह, तो ये बेसिकली ओल्ड सोल है, ये जो हैं इनका विजडम है। तो ये जो है ना 60+ बाबे ना, वो शुरू हो जाते हैं कि देखें कि जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन कर रहा है सोशल मीडिया पर, उससे बचने के लिए कुछ तो हमने करना है। और वो जो आज़रबाईजान से ऐसे शुआएं आती हैं और यूं करके ऐसे। अच्छा यार मेरी बात सुनो, ये आप लोगों ने शुरू किया था, ये इन्होंने ना 2000 आपको याद होगा 16 17 18 में 50 बनाने शुरू किए थे कि जी हमने ना सोशल मीडिया वॉर लड़नी है। अच्छा 2022 में ना वो सारे 50 यूथिया बन गए थे, उन्होंने इनकी बचा के हाथ में पकड़ा, अभी तक बचा रहे। सो मसला ये है, ये 60 साल प्लस बाबे जो भी सोचेंगे सर वो गलत होगा। हाँ, ठीक है, इसलिए आप प्लानिंग ना करें, आप कुछ ना करें। सर मैं तो यहाँ पे एक और चीज करना चाहता हूँ, वो ये है साहब रिटायरमेंट एज 55 पे ला रहे हैं। सर एक तो वो रिटायरमेंट एज 55 पे, दूसरी एक और चीज वो ये कि वो जिस तरह वो कहा जाता है ना कि आप अगर कुछ बुरा होते हुए देख रहे हो तो ताकत रखते हो तो उसको हाथ से रोको, और अगर ताकत नहीं रखते तो जुबान से उसके खिलाफ एहतजाज करो, और अगर वो भी नहीं रखते ताकत तो दिल से बुरा जानो। ये जो है ना ईमान की कमजोर तरीन वो है, लेकिन ये बहरहाल। अच्छा, यहां पर ना आप जब देखें कि 60+ बाबा, आपके दोस्तों के ही वालदैन होंगे उनमें से, वो सरकार को जुड़ा हुआ है, वो कोई एक नौकरी कर रहा है सरकारी, तो आप ना अगर उसको रोक सकते हैं तो रोक लें, अगर कह सकते हैं तो कह दें, नहीं तो दिल से उसको बुरा ही जाने। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जरा ना हकीराना नजरों से देखें कि सानू पता है तेरा प्यो की करता है। ठीक है सर, आप जो है जेरियाट्रिक कम्युनिटी के खिलाफ है बेसिकली। सर, ये मुझे मेरे पे चाहे एजिस्ट होने का ताना लग जाए, चाहे हमारा शो बंद हो जाए, हम कैंसिल हो जाए, सर बात ये हकीकत है। सर असल में मैं इसको एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं तो मीम्स बड़ी बनती हैं, उसमें एक वो कहा जाता है, वो होती है होल्ड माय बियर की मीम, कि एक मिनट जरा फड़ी मैं कुछ कर। तो ये जो बाबे हैं ना, ये जो होता है ना कि यार एक मिनट जरा फड़ी मैं चेक करके आता, और वो अमूमन उस मीम का पॉइंट है कि अमूमन वो आगे जाके मारते चवल। तो सर ये होल्ड माय बियर वाली चीज जो है ना, इसको बंद करना चाहिए। बिल्कुल सर। बहरहाल क्रिकेट के ऊपर एक और बात कर लेते हैं। क्रिकेट कल एक मैच हुआ पाकिस्तान का न्यूजीलैंड की टीम के साथ, आपने मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने सी टीम भेजी है। सर हम हार गए। अच्छा, वो मुझे ऐसे पता चला कि आज सुबह किसी से मुलाकात हुई तो क्रिकेट का कुछ जिक्र हुआ, तो उसने कहा यार मैच हम कल का हार गए। क्या बकवास कर रहे हो यार, वो तो पिछला मैच हमने उनको पूरी तरह रहा है, कैसे हो सकता है कि हम ये मैच हार गए हों? लेकिन सर इसमें हकीकत आपने फिर मुझे बताया, ये निशानदेही की आपने यार कि बकायदा हारे हैं, और कोई ऐसा नहीं कि बस हार गए लास्ट बॉल तक।
सर उन्होंने चंगी भली फेंटी लगाई है हमें और हम हारे हैं, तो गुड, ये जबरदस्त है। और आप विक्ट्री लैप लें, क्योंकि आपने एक प्रेडिक्शन की थी यहाँ पे, अगर तो हार गए, और वो फिर आप बताएं, फिर अगर हम हार गए और अब हार चुके हैं तो अब सर आगे क्या होगा? सर देखिए, बुनियादी मसला वही है कि मैं वैसे खुश भी हूँ, मतलब हारने पे नहीं, लेकिन ये है कि कम से कम अब ट्विटर पे ना ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट पंडित्स हैं, इन्होंने फाइनली वो बात करनी शुरू की है जो हम जैसे कुछ लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं। तो यही पॉजिटिव चीज़ है। बुनियादी बात ये है कि ये जो है ना, इनको समझना पड़ेगा कि पूरी टीम इस लिहाज से बिल्ड नहीं की जा सकती अराउंड बाबर एंड रिजवान। अगर आप ये करोगे ना, तो मसला ये नहीं है कि आपका मैच हार जाओगे या टूर्नामेंट हार जाओगे, वो शायद जीत भी जाओ, आप पूरा T20 सर्किट बर्बाद कर लोगे अपना। ठीक है, ये फिर वो बात, हम तो ये समझते थे कि अब वो, खैर वैसे तो बाबर आजम फिट ही नहीं है, लेकिन अगेन हारिस भी कीपिंग कर लेता है। अभी तो जगह ही मतलब हारिस या बाबर आजम या हारिस या आजम खान की बनती थी। लेकिन चले ठीक है, फाइन, आपको पसंद है रिजवान, आपने उसको खिलाना है, ग्रेट, खिलाएं आप, इज अ ग्रेट एथलीट। लेकिन वो जो हम इतने सालों से बात कर रहे हैं फ्लूइड बैटिंग ऑर्डर की, ठीक है, कि ये कोई जरूरी है कि आपने कह दिया नंबर 3 पे कौन खेलेगा, नंबर 4 पे कौन खेलेगा और वही खेलेगा। देखिए, साइम अयूब आउट हुआ है ना, तो आप उस्मान को भेज दें, आप हारिस को भेज दें, आप शादाब को भेज दें, ठीक है। बाबर आजम आउट हो गया, आप रिजवान को भेज दें, ठीक है। जरूरी है कि जब कोई आउट होगा तो बस रिजवान। देखिए, दोनों पिच की दोनों साइड पे तजुर्बा नहीं चाहिए, ठीक है। ये हम पुराना देखते आ रहे हैं, आपको याद होगा जब मिसबा और यूनस इकट्ठे पिच पे आ जाते थे, गेम डेड हो जाती थी। पिच के दोनों तरफ तजुर्बा नहीं चाहिए, ठीक है। एक तरफ अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो तजुर्बा कर लें, ठीक है, दूसरी तरफ पैंटू रखें। सो बुनियादी बात ये, और ये मैं तो तब भी कहता होता था जब इनको पंडित्स को लगता होता था कि ये तो जबरदस्त हो रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, तुम्हें क्या मसला है, पाकिस्तान जीत, अरे यार पाकिस्तान जीत रहा है हार रहा है, ये एक बहुत आमियाना बात है। बात ये है कि दुनिया कहां जा रही है, आप बच्चों को क्या दिखा रहे हो कि गेम किस तरह होती है। देखिए, जिस तरह मिसबा ने बेड़ा गर्क कर दिया ना पाकिस्तानी टीम का, मतलब वो आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया कि यार यहाँ पे मेरे और अजहर अली टाइप के लोग चलते हैं, तो तुम वैसे हो तो आ जाओ टाइप सीन। यही होते हैं कि ये आप बेसिकली आने वाली नस्लें खराब कर रहे हो कि उनके पूरा प्लान, वो किस तरह से प्लान करेंगे चीजें, वो किस तरह से। सर एक और मिशन, एक सादा सा सवाल है, आपके ख्याल में जब से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है शाहिद अफरीदी से बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं आया? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन क्रिकेट में नहीं हो सकता, बाकी स्पोर्ट्स में किया हमने। लेकिन शाहिद अफरीदी की अगर आप इंडोर्समेंट से निकालेंगे ना, तो वो शायद सबसे ज्यादा होंगे। उसकी क्या वजह है? शाहिद अफरीदी पहली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करता था, आउट हो जाता था। उसकी, उसमें उसकी लुक्स भी शामिल है, हाँ, उसमें उसके फ्लैम्बॉयंस शामिल है कि बस आके मैं फट जाऊंगा, ठीक है। वो फटता 200 में से 2 मैचों में था, लेकिन वो आता था कि मैं फट जाऊंगा। और उसकी किस्मत ऐसी थी, वो ऐसे मैचों में फटता था और खत्म कर देता था मैच जो याद रहते हैं सारी जिंदगी। सर ये इस बात को समझें, दुनिया कहां जा रही है, आपने वहां जाना है, आपने कोई अपना अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं निकालना कि ये जो है ना कि हम मैच जीत रहे हैं या हम मैच हार रहे हैं, ये बेकार बातें हैं। आपने, हम पिछले एपिसोड में बड़ी डिटेल बात कर रहे थे, एडिडास चाहिए कि नहीं चाहिए, नाइकी चाहिए कि नहीं चाहिए, पूमा चाहिए कि, और सर ये अब जो स्पोर्ट है ना, ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है, ठीक है। ये फिर वही बात है कि आप किसके कॉन्सर्ट की टिकट खरीदते हो। गाने तो गाने वाले बहुत बहुत अजीम है, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि दुआ लिपा की और ये स्विफ्टी टेलर की जो टिकट है वो मेहदी हसन खान साहब से महंगी है। इसमें कोई शक ही नहीं कि मेहदी हसन खान साहब ज्यादा बड़े सिंगर हैं, ठीक है, लेकिन सर अवाम को पैकेज चाहिए, स्विफ्टी है। दुनिया किधर जा रही है, आपके मैच। सर इसके अंदर, क्रिकेट के अंदर अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि देखिए, शाहिद अफरीदी आया एक ऐसे दौर के अंदर जब वसीम अकरम की पीक थी या पीक के अपने उस पर चल रहा था, और शाहिद अफरीदी ने शायद पाकिस्तान के लिए इंट्रोड्यूस कर दी ये चीज़ कि यार कि एक फ्लैम्बॉयंस जैसे आप कह रहे हैं वो होती है। अब शोएब अख्तर की एक बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो हमेशा दिखाई जाती है, बहुत यंगर शोएब अख्तर जब वो तेंदुलकर को आउट करता है, और शोएब अख्तर ने मेरे ख्याल में इतना ऊंचा कभी सेलिब्रेट नहीं किया, तेंदुलकर को आउट करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसी ही एक वीडियो है जो वसीम अकरम की है, जो मेरे ख्याल में
इंडिया में टेस्ट मैच के दौरान वसीम भाई ने सचिन को बड़ा प्लान करके आउट किया था और उन्होंने चौका खाया फिर जाके सचिन को बोल्ड किया। आपने और जो तमाम नए लोग हैं जो क्रिकेट में अब आए हैं या यंगर लॉट है, उनको याद जो रहेगी ना वो रहेगी शुएब अख्तर वाली सचिन की विकेट, वसीम अकरम वाली नहीं। हालांकि टेक्निकली वसीम अकरम की बॉलिंग बहुत सुपीरियर होगी, उसने जिस तरह प्लान करके सारा कुछ किया। शुएब अख्तर क्यों याद है? क्योंकि शुएब अख्तर जो है वो शुएब अख्तर है। वो अपने साथ एक पीछे और आगे एक ब्रांडिंग लेके आता है, अपने आगे साथ एक हवा लेकर आता है। शाहिद अफरीदी के बाद हमारे पास कौन बड़ा उसने स्टार आया था? शुएब अख्तर, जो कि इंडिया में भी अप्रिशिएट किया जाता था, जिसमें चले लुक्स वाइज तो छोड़ दें वो बात, बट एक फास्ट बॉलर जो कि रफ है, बिल्कुल उस तरह से है, दैट सोल्ड। बिल्कुल आप वो देखें ना, देखे ना वो दोनों विकेटें जो हैं वो बोल्ड होता है सचिन तेंदुलकर, बात शुएब अख्तर वाली की जाती है। KKR की आपको वो याद होंगी जी जी, जिसमें वो शाहरुख नोकिया खान वाली। जो है ना उसकी गोद में फिर ही जा रहा, पूरी सेरेमनी में एक हाथ से शोएब अख्तर ने शाहरुख खान को उठाया हुआ वो फिर रहे सर उस मैच में उसने, वो पहला मैच था दूसरा मैच था केकेआर का उसके साथ, उसमें उसने 4 विकेटें उड़ाकर, गंगुली था उस टीम के अंदर, उस टीम के अंदर शाहरुख खान पीछे से चीखे मार रहा था, शुएब अख्तर ने उड़ा के रख दिया था पूरी टीम को, और उसके बाद आईपीएल से बैन हो गए। लेकिन सब बुनियादी बात ये है कि ये जो है ना 2 एंकर्स एक वक्त में पिच पे, ये नहीं चल सकता। और होता ये है कि फिर आप, होगा ये कि जब लोग ये देखेंगे ना कि यार सबसे ज्यादा टीम में जगह पक्की तो इनकी है, उस्मान भी एंकर बन जाएगा, हारिस भी एंकर बन जाएगा, साइम भी एंकर बन जाएगा, कम ठीक है, हिटिंग खत्म हो जाएगी। हाँ सर, बाकी सर जो पैंथर साहब हैं, मैं प्यार से बाबर आजम को पैंथर कहता हूँ, अब सर आने वाले दिनों के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि अब टीम यहाँ से कहाँ जाती है। ये सीरीज ख़त्म होगी तो कुछ देर बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। मैंने ये भी उस दिन बाय द वे पढ़ा, अब इस पर आप बेहतर या उसामा से पूछना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, वो स्टेडियम एक फ्रेश नया ब्रांड न्यू स्टेडियम है, उन्होंने एडिलेड ऑस्ट्रेलिया की जो पिच है उसको मिमिक की है और वो पिच लग रही है वहां पे। तो अब इंडिया पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया की हमारी क्या एग्जैक्ट बैकग्राउंड है, ये टीम कितना ऑस्ट्रेलिया खेली है, मेरे ख्याल में इतनी सी हम नहीं गए ऑस्ट्रेलिया इस टीम के साथ, तो वो एडिलेड टाइप पिच बना रही है। उसामा से हम पूछ के नेक्स्ट किसी एपिसोड में इसका भी करेंगे कि इसकी क्या मुलाकात है, क्या इससे ऊपर से होगा। और जाहिर है सर, लेकिन हम ये लोग ऑडियंस ना समझे कि हम बॉयज़ के साथ नहीं, हम बॉयज़ के साथ है, लेकिन तनकीद हमारा हक है और वो हम करेंगे। अगर हमें कुछ चीज़ बुरी लगेगी, बनता नहीं था न्यूजीलैंड किसी टीम से हारना। नहीं देखिए, तनकीद हम साथ हैं, उसकी वजह ये है कि हमें साथ ना होके भी कौन सा प्लॉट मिल जाए ठीक है ना, मतलब यहाँ तो है कि जी ये तनकीद कर रहे हैं और इनको ना फलानी जगह से पैसे मिल रहे हैं, तो फिर तो वो भी कर लेनी चाहिए लेकिन अब तो सर दूसरा चॉइस क्या है मुझे बताएं? अगर हम खेलते ही क्रिकेट हैं तो हम किस और स्पोर्ट के ऊपर तनकीद करें? देखिए सर, वो तो मैं कर नहीं सकता कि सर जो लोग फुटबॉल देखते हैं ना बड़े शौक से, सर मुझे नफरत है फुटबॉल से, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। जो मेरे तो कुछ दोस्त हैं वो देखते हैं, और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जब मैच होता है ना, तो वो हो जाते हैं कि यार हम हार गए और हम जो है ऐसे कर लेंगे। मैंने कहा तू गया भी नहीं आज तक मैनचेस्टर, तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे मैनचेस्टर के अंदर, लेकिन हम क्या कि जी हम फैंस हैं उसके। यार बड़ी अच्छी बात है, फैन है। सर ये कैसी फैनगिरी हुई कि ना आपने कभी प्लेयर को देखा, ना मैच देखा, ना कुछ गया, लेकिन हम जो है ना हम बड़े ये हुआ। सर फुटबॉल से ज्यादा वाहियात को स्पोर्ट नहीं, स्पोर्ट है सर वो। तो पॉइंट मेरा ये था कि यहाँ खेलते ही क्रिकेट है तो हम तनकीदी क्रिकेट के ऊपर कर सकते हैं, या तो कुछ और बना देना, कुछ स्पोर्ट हम कर लेंगे। मैं कहता हूँ सर, अगर आप कबड्डी को ऑफिशियली कोशिश की थी लाने की, एक दफा लाए ना सर फिर वापस कबड्डी को, और प्रॉपर तरीके से लाएं सर। आप और मैं बैठ के यहाँ डेली हफ्ते में एक दिन कबड्डी के ऊपर प्रोग्राम आना करें। सर कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ कुछ साल 2 साल पहले इंडिया में मेरे ख्याल में, और उसमें जो है ना वो खवातीन कबड्डी भी थी, तो उसमें जो कमेंट्री हो रही थी ना सर, मजा ही आ गया उस कमेंट्री का कि आए ने करणजीत कौर अल्लड़ मुटियार क्या बात सर लेकिन बार टीम को गुड लक। अभी कुछ मैचेस पड़े हैं, होपफुली कुछ बेहतरी आ जाएगी इसके अंदर। और जाते जाते सर बाकी आपका नादरा, सर मुझे अभी तक नादरा वाली चीज़ जो ना आप खटक रही है, इसका कुछ हम करेंगे और हम ऑडियंस को अपडेट भी करेंगे। वो भी कर लेंगे, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो भूल ही गए सर बैंकों वाली। सर मेरे ख्याल में एक और एपिसोड में कीजिए, आप करना चाहते हो अभी कर लेते कर ले सर, करें सर फिर बैक आप सुनाए। सर हुआ ऐसे कि हमारी इस हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने कितने बैंक, 28 बैंक, 26 बैंकों को एक खत के जरिए ये बताया गया उनको कि ये जो गाड़ियां आपने लीज की हुई है ना, अगर तो उनके टोकन नहीं पेड होंगे ना
तो हम आपको फाइन करेंगे बैंकों को। सर मेरे ख्याल में इस दफा सिर्फ मैं इस चीज को वाजे कर दूं गवर्नमेंट को कि ये वो बैंक्स हैं जिनसे आपने हमारी हिस्ट्री में रिकॉर्ड बोरिंग कर चुके हैं। आप इस दफा आपने कर्जे देने हैं इन बैंकों के, और उनको तड़ी आप ये लगा रहे हैं कि जो गाड़ी आप लीज कर रहे हैं अगर उसका टोकन नहीं पेड तो वो बैंक को फाइन होगा। भी क्यों सर देखिए, जो सॉरी बात काट रहा हूं कि सिर्फ बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टोकन की होती है, दैट इज ट्रू। जब आप गाड़ी लीज करते हैं तो उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और जो पहली रजिस्ट्रेशन गाड़ी की होती है उसमें 1 साल का टोकन मौजूद होता है, वो बैंक की जिम्मेदारी है। उसके बाद तो टोकन वो बंदा देगा ना जो गाड़ी यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, वो नहीं होता है इनकॉर्पोरेटेड लीज की एग्रीमेंट के अंदर। आपने बस पेमेंट्स करनी होती हैं अपनी, उसके अंदर टोकन थोड़ी होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। सो करने की जरूरत क्या पेश आई, वो यही है ना कि बेसिकली आपका जो टैक्स कलेक्शन जो निज़ाम है उसने हाथ खड़े कर दिए कि वो हमसे तो नहीं होता। और मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो दुकानों को कहा गया है फिक्स टैक्स कि जी आपकी दुकान का जो साइज़ होगा ना इस पे हमें फिक्स टैक्स दे दें, ना बताएं आपने क्या बेचा, कितने का बेचा, क्या बेचा। वैसे सर अगर यही करना है तो फिर ये जो टैक्स वाले इदारे हैं जिनको हम तनख्वाहें देते हैं तो वो बंद कर देना, पैसे बचाएं। सो बुनियादी बात हुई है, उनको तजवीज़ ये दी है कि जी जिसका टैक्स भी नहीं जमा होगा ना तो आप उसका ऐसा करें कि किस्त में टैक्स डाल दें। क्यों क्यों क्या बकवास बात है? सर उनसे नहीं लिया जा रहा था। ना ले सर। सर आपको पता है जब इस मुल्क की खूबसूरती क्या है इस मुल्क की, कि यहाँ पे लोग जो है ना वो जब एंड पे चीज पहुंच जाए ना उसका हिसाब किताब तब करते हैं कि यार देखी जाएगी वाली पॉलिसी है। तो जब गाड़ी आप बेचते हैं तो अमूमन जो बंदा खरीद रहा होता है वो जाके चेक कराता है कि गाड़ी बाकी सब कुछ ठीक है, कागजात ठीक है, और एंड में चेक करते हैं एक्साइज वाले से यार दादा टोकन कितने रह गए हैं इसके। वो टोकन सेल प्राइस में एडजस्ट हो जाता है क्योंकि गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकती टोकन पेड ना हो। तो जो भी कीमत आपकी तय हुई उसमें कहते हैं यार आपके इतने टोकन रहते हैं, वो इतने पैसे जो है वो कहेगा ठीक है यार मैं आपको ऊपर दे देता हूँ इतने, या इतने आप कम दे दें, वॉट एवर। तो वो सिस्टम जो है एंड ऑफ द डे वो इक्वलाइज हो जाता है सर। और उसका एक और भी तरीका है ना, हाँ, वो तरीका ये है कि आप कहें कि हर 3 महीने बाद पैसे सरचार्ज मजीद लग जाएगा, हाँ, ताकि लोग एक तो टाइमली दे दें, दूसरा ये कि कोई 6 साल बाद दे रहा है तो उसको फिर इतनी ज्यादा पेनल्टी पड़े कि उसका हुकूमत को फायदा हो जाए। हाँ। और सर ये जो नाके लगते हैं आपको पता है ना, साइज के बड़े नाके लगते हैं जब इनके एंड ऑफ द ईयर इनके कोटे होते हैं जो पूरे होने होते हैं, तो ये नाके लगाते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं। और शुक्र है इस दफा उन्होंने ये किया कि आप मौके पे इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं, उसी वो पी सेट निकालते हैं और आप पे कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो नाके लगाने की भी जरूरत नहीं है ना। बात ये है कि अगर मुझे ये पता है कि ड्यू डेट ये है, ड्यू डेट के बाद मेरा फाइन बढ़ गया है और हर 3 महीने के बाद इतने % सरचार्ज बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर, तो फिर मैं खुद ही दे दूंगा टाइम पे। आपने पुलिस वालों को भी इस काम के लिए क्यों एंगेज किया? बिल्कुल। सर आखिरी मैं अपना, आपने जो नादरा का जिक्र किया, मैं एक्साइज का अपना भी रोना जो है वो आप ऑडियंस तक पहुंचा दूं, आप तक पहुंचा दूं। मेरी गाड़ी सर वो ट्रांसफ़र होनी है और मैं उसको ट्रांसफ़र करा रहा हूं। मैं आपको बता दूं ये शायद ये भी रिकॉर्ड है, मुझे इस वक्त हो गए हैं 3.25 साल से वो गाड़ी ट्रांसफ़र होने की कोशिश कर रही। वो जिनसे गाड़ी ली वो गाड़ी लीज थी, उन्होंने लीज कराई, मैंने नहीं कराई। लीज खत्म होगी फिर ली उनसे गाड़ी, उनका कोई मसला नहीं है। उन्होंने बैंक का लेटर दे दिया कि यार इस बैंक से लीज थी, बैंक ने लिख के दे दिया हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये गाड़ी जो है अब खत्म है। उनका बंदा जो है ना सर एक, वो पिछले 3.5 साल से रोज सर उनके दफ्तर जा रहा है अपना अंगूठा यूं लेके कि मैंने बायोमेट्रिक कराने किसी दिन, कि मुझे कभी भी निजामी साहब का फोन आएगा कि बायोमेट्रिक कर दें। सर वो रेडी है। एक बंदा सोचो सर अपने घर से निकलता है यूं रोज कि यार ये अंगूठा मैंने एक साइज के उस पर लगाना है, लेकिन वो अंगूठा नहीं लग रहा सर उसका। उसकी वजह यह कि पहले जब मैंने, क्योंकि मैंने अपने नाम ट्रांसफर करानी है, तो मैंने एक चलान जनरेट करवा लिया, उसमें मुझसे अब जितने भी पैसे तो मैं दे चुका हूँ, वो चलान आ गया। अब वो कहते हैं सर 2 अंगूठे चाहिए, एक बैंक का चाहिए और एक उस बंदे का चाहिए। सर मेरे ख्याल में 6 दफा एक्साइज के दफ्तर ये दोनों लोग इकट्ठे हुए हैं मेरे कहने पे, और दोनों के अंगूठे सर जो है ना वो एक ही जगह गए और वो उसके ऊपर नहीं गए, वो ऐसे रख के ना वापस चले गए अपने अपने घर से। अब वो बंदे जो है मुझे कह रहे हैं सर हम नहीं करेंगे। फाइनली सर ये परसों की बात आपको बता रहा हूँ मैं, पिछले हफ्ते की, फाइनली फिर से तय हुआ। और आपके साथ जो हुई है, आपकी बहन के साथ चीज वो मेरे साथ हुई, उन्होंने मेरी गाड़ी गायब कर दी सर। वो गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका चलान ही नहीं है अब सिस्टम के अंदर। अब वो कहते हैं सर नया चलान जनरेट होएगा और फिर आप 2 अंगूठे लेकर आए और फिर गाड़ी ट्रांसफर होगी। तो सर 3.5 साल मुझे हो गए। ये आपका नादरा वाला मसला भी आपके सामने, मैं पैसे दे रहा हूँ सर नहीं कर रहे काम। ये हमने जब इसी तरह उम्रे पे जाना था तो वो डॉलर या रियाल वगैरह चाहिए थे, तो मैं जिसके पास एजेंट के पास गया उसने कहा जी कि ये पड़े हैं पैसे, ये आप ले लें और आपके पास तो टिकट वीज़ा सारा कुछ है, तो लेकिन हमारी बायोमेट्रिक मशीन ख़राब है।
तो आप बायोमेट्रिक कहीं और से करवा लें। मैंने कहा कहीं और से का क्या मतलब है? कहता है मैंने इधर से वो चालान बनाता हूँ, तो ये जगह हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 4-5 करीब की बता देता हूँ, तो वहाँ किसी भी जगह पे जाके बायोमेट्रिक कराने हैं। मैंने कहा अच्छा दो। उससे एक जगह निकला बायोमेट्रिक उधर का भी खराब, फिर दूसरी जगह निकला, फिर उसने मुझे किसी ऐसे अजीबो गरीब बाजार में घुसा दिया कि मैं सोचूंगी मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे। फिर मैं वापस आया, मैं कि यार तूने मैंने 4 पे उत्ते दे देते, मेरा बायोमेट्रिक ना करा। सर मुझे एक बात बताएं, बायोमेट्रिक मशीन जो है वो कैसे खराब हो सकती है? ये कैसे अवाम है हमारे सर सर, या बायोमेट्रिक मशीन नहीं खराब होती। सर वो अंगूठा मारते हैं जोर से उसके ऊपर। नहीं बायोमेट्रिक मशीन नहीं खराब होती, वो जो नादरा डेटाबेस है ना, उसका रौला होता है, और वो थंब नहीं पकड़ रहा होता। मशीन तो मशीन है। मशीन मशीन उससे कुछ नहीं करना, तो एक छोटी सी मशीन है, उससे कुछ नहीं करना। सर बड़े मसले हैं। बहरहाल सर इसमें कोई मुस्बत बात नहीं हमने की, ये तो हमने मनफी। आज इसमें रेंट वाला दिन था। आज रेंट वाला दिन था, मंडे है ना आज, आज। मंडे रेंट दे हमारा सर, ऐसी की तैसी। दोबारा सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।